नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। धान खरीदी से वंचित किसानों ने कलेक्टर से लगाई गुहार। कलेक्टर ने समय सीमा समाप्त होने का हवाला देकर पल्ला झाड़ा। कर्ज में किसान व्यवस्था से हो रहे परेशान। कलेक्टर जनदर्शन में उमड़ी भारी भीड़। अवैध कब्जा, धान खरीदी और बिजली का मसला गूंजा। कलेक्टर ने दिलाया न्याय का भरोसा। संबंधित अफसरों को दिए गए निर्देश। गरीबों की मजदूरी पर रोजगार सहायक ने डाला डाका। 153 हितग्राहियों की मजदूरी हड़पने का लगा आरोप। चहेते मजदूरों को फायदा पहुंचाने की कोशिश, शिकायत बनी चुनौती। और 2.5 लाख के बदले 2.5 करोड़ का दिलाया सपना। ग्रामीणों को फर्जी बाबाओं ने बनाया निशाना। शिकायत पर सक्रिय हुई पुलिस। महिलाओं सहित हत्थे चढ़ा गिरोह। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। धान खरीदी को लेकर एक बार फिर अन्नदाता सड़कों पर उतर आया है। बिलासपुर जिले में धान खरीदी की समय सीमा खत्म हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद हजारों किसानों का धान आज भी खलिहानों में पड़ा सड़ रहा है। अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए आज परेशान किसान कलेक्टर जनदर्शन पहुंचे और प्रशासन के सामने अपनी पीड़ा रखी। आइए देखते हैं पूरी खबर। जनदर्शन में पहुंचे किसान गंगाराम यादव ने बताया कि सेवा सहकारी समिति कुरेली के उपार्जन केंद्र में नोडल अधिकारी द्वारा मौके पर भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें कुल 88 क्विंटल धान सही पाया गया। इसके बावजूद टोकन में उनके नाम से केवल 6 क्विंटल धान ही दर्ज है, जिसके कारण वे अपनी पूरी उपज नहीं बेच पा रहे। किसान का कहना है कि उन्होंने 20 जनवरी 2026 को जिला खाद्य शाखा बिलासपुर में लिखित आवेदन भी दिया, लेकिन आज तक धान बेचने का कोई समाधान नहीं मिला। उन्होंने बताया कि धान न बिक पाने की वजह से वे कर्ज में डूबते जा रहे हैं और परिवार की आर्थिक हालत लगातार बिगड़ रही है। भैया, मैं ग्राम खजरी का निवासी हूँ। मेरे यहाँ माननीय नोडल अधिकारी के द्वारा 19 जनवरी को भौतिक सत्यापन के लिए आए, जहाँ पर मेरे पर्ची में 88 क्विंटल धान जाना था, जिसका भौतिक सत्यापन हुआ। जब मैं 20 तारीख को टोकन कटवाने के लिए गया तो वहाँ मेरा टोकन 6 क्विंटल का दिखा रहा था, जिसकी सूचना मैंने तत्काल 20 जनवरी को आकर के खाद्य विभाग में दिया, जिसमें अभी तक किसी भी प्रकार की कोई विकल्प नहीं मिला है। चूँकि हमारी आय के साधन सिर्फ धान है और चारों तरफ से कर्ज से लदे हुए हैं, और धान जो है मेरे पिताजी के नाम से जाना जाता है, जो कि 70 प्लस की आयु का है। ये सूचना जानने के बाद उनकी बारे में क्या बोलते हैं, बात किए तो अधिकारी सिर्फ ये अभी तक आश्वासन ही दे रहे हैं, इसके अलावा दूसरा मतलब 88 क्विंटल सिर्फ 6 क्विंटल चढ़ाया कि उस बारे में पूछे तो क्या बोले? उस बारे में बोलते हैं कि हम लोगों से त्रुटि नहीं हुआ है भैया, ऊपर में बात चल रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, पर विकल्प नहीं है। मैं 20 जनवरी से भटक रहा हूँ इस विषय में। उसी प्रकार मेरा एक और है, मेरा एक खसरा नंबर है 778/123। ये मेरा मूल खसरा नंबर है, जो B1 में 15,000 रकबा में दिखा रहा है, जिसके लिए मैं 10वें महीने से पटवारी और तहसील का चक्कर काट रहा हूँ। अभी तक एग्री स्टेक में सुधार नहीं हुआ है। इसमें भी मेरा करीब 54 क्विंटल धान जाना था। अब चूँकि इसमें भी धान नहीं बेच पा रहा हूँ भैया। इसमें धान बेचना चाह रहा हूँ, तभी तो मैं मार्केट का अपना जो बाजार से जो कर्ज लिया हूँ अदा कर पाऊँगा। इस मामले में जब कलेक्टर संजय अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस साल जिले में 7,40,000 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक प्रशासन सिर्फ 6,75,000 मीट्रिक टन धान ही खरीद पाया है। कलेक्टर ने साफ कहा, धान खरीदी की समय सीमा अब समाप्त हो चुकी है, इसलिए आगे खरीदी संभव नहीं है। नतीजा ये है कि करीब 7,737 किसान अब भी अपनी पूरी उपज बेचने से वंचित हैं। ये हर बार होता है कि पंजीयन ज़्यादा लोगों का होता है और धान कम लोग बेचते हैं। हर साल का है। पिछले साल भी 1,25,000 किसानों ने धान बेचा था। इस बार भी 1,25,000
किसानों ने धान बेच लिया है। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ आपको, पिछले साल भी 1,25,000 किसानों ने धान बेचा था, इस बार भी 1,25,000 किसानों ने धान बेच लिया है, तो इस कारण से कोई ऐसी समस्या नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दाना दाना खरीदी का वादा सिर्फ कागजों तक रह जाएगा या फिर किसान अपने खून पसीने से उगाए गए धान को बेचने के लिए यूं ही दर दर भटकेगा। द न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के कोटा तहसील अंतर्गत ग्राम मोहारखार पंचायत रानी सागर से एक बेहद गंभीर और मानवीय पहलू से जुड़ा मामला सामने आया है। यहां आम निस्तार के रास्ते को अवैध निर्माण कर बंद किए जाने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों के मुताबिक यह रास्ता पिछले 40 से 50 वर्षों से मोहल्ले वासियों के आवागमन का एकमात्र साधन है। ग्रामीण अंकुर सिंह सहित मोहल्ले वासियों ने प्रशासन को दिए आवेदन में बताया है कि इस आम विस्तार मार्ग का स्पष्ट उल्लेख तहसीलदार न्यायालय के आदेश दिनांक 3 दिसंबर 1995 और नजरी नक्शे में दर्ज है, जिसमें 10 फीट चौड़े रास्ते को सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्धारित किया गया है। इसके बावजूद एक व्यक्ति द्वारा दीवार खड़ी कर रास्ता बंद किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत के बाद तहसीलदार कोटा द्वारा निर्माण कार्य पर रोक लगाने का आदेश भी जारी किया गया था, लेकिन आदेश की अवहेलना करते हुए पहले मलबा गिराकर रास्ता रोका गया और अब बीच रास्ते में कॉलम खड़े कर दीवार बना दिया गया है। इससे आम लोगों का आना जाना पूरी तरह बाधित हो गया है। एक महिला ने बताया कि उसका बेटा पिछले 4 वर्षों से कोमा में है और किसी भी समय मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, लेकिन रास्ता बंद होने से 108 एम्बुलेंस तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि 28 जनवरी 2026 को दोबारा शिकायत के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप कर रास्ता खुलवाने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। भैया सर, समस्या ये है कि हमारा जो आम निस्तार का रास्ता है, हम 30-40 साल से चल रहे थे, वो निस्तार का रास्ता को बंद किया जा रहा है, जबकि पूर्व में तहसीलदार महोदय के द्वारा 1995 में आदेश जारी किया गया था कि 10 फीट रास्ता आम निस्तार के लिए दिया जाए, और उसके बाद भी उसमें हम चलते आ रहे हैं। बंद किया जा रहा है रास्ते को। राकेश गुप्ता, ये कौन है? ये वहाँ पे ज़मीन मालिक है, बगल में उनकी ज़मीन है, और तो उसी का ज़मीन है जो निस्तारी है? हाँ, निस्तारी की ज़मीन, उसमें से निराकरण हुआ था कि 5 फीट उसको रास्ता और 5 फीट बगल वाली ज़मीन से, दोनों ज़मीन से मिला के 10 फीट रास्ता दिया जाए। ऐसा आदेश जारी किया गया था तहसीलदार महोदय के द्वारा, और उस आदेश को वो अवहेलना कर रहा है। अभी परिवार वहाँ से गुजरते हैं? वहाँ से करीबन 15-20 परिवार है भाई, और अभी स्टे ऑर्डर उस पर लगवाया गया। हम तहसीलदार महोदय को आवेदन दिए तो उसमें स्टे ऑर्डर लगा है। स्टे ऑर्डर के बाद भी वो काम निर्माण कार्य जारी रखा है और दीवार खड़ा करके रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है। निर्माण कार्य नहीं रोका जा रहा है हमारा, जिससे रास्ता जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बंद कर दिया गया है। लड़का हमारा कोमा में है, उसमें हमको लाने में तकलीफ होता है, एम्बुलेंस गाड़ी नहीं आ पाता है। नहीं, 10 फीट छोड़ा गया है रास्ता को। छोड़ने को बोला गया है? हाँ, बोला गया, छोड़ा नहीं। क्या चाह रहे हैं? थोड़ा सा रास्ता चाहिए हमको, एम्बुलेंस आने के लिए। लड़का बीमार हमारा 4 साल से कोमा में पड़ा है। अपना नाम बताओ। यूजीसी द्वारा जैसे ही उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले विनियम 2026 लागू किए गए हैं, वैसे ही देश भर में इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। एक और जहां सवर्ण समाज के संगठनों ने सड़कों पर उतरकर इन नियमों का विरोध शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी ओर ओबीसी वर्ग इन विनियमों को खुलकर समर्थन दे रहा है। आज इसी क्रम में ओबीसी महासभा छत्तीसगढ़ प्रदेश इकाई के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ओबीसी महासभा ने यूजीसी के इन नए नियमों को शिक्षा व्यवस्था के लिए ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम बताया है। महासभा का कहना है कि ये नियम देश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में समानता, सम्मान और सुरक्षा का मजबूत आधार तैयार करेंगे। ओबीसी महासभा के सदस्यों का कहना है कि वर्षों से वंचित और पिछड़े वर्गों के छात्रों को उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव का सामना करना पड़ा है। नए यूजीसी विनियम इस भेदभाव को खत्म करने की दिशा में सीधा और प्रभावी कदम है। इन नियमों के तहत हर उच्च शिक्षा संस्थान में समान अवसर केंद्र की स्थापना अनिवार्य की गई है, जहां छात्रों को शैक्षणिक सहायता, काउंसलिंग, करियर मार्गदर्शन और उनके अधिकारों की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक संस्थान में समानता सीमित का गठन किया जाएगा, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधि शामिल होंगे, ताकि भेदभाव से जुड़ी शिकायतों का निष्पक्ष और समयबद्ध समाधान हो सके। इधर ओबीसी महासभा की जनगणना 2047 को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए गए। मकान सूचीकरण के लिए जारी 33 बिंदुओं वाली प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 12 में ओबीसी श्रेणी का उल्लेख नहीं होने पर महासभा ने कड़ा विरोध जताया है।
ओबीसी महासभा में जो प्रांतीय निकाय के आह्वान पर पूरे छत्तीसगढ़ के जिले भर में सभी ओबीसी महासंघ के जितने भी अपने प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी हैं, सभी की तरफ से 2 सूत्री मांग पे ज्ञापन सौंपा जा रहा है। और ये ज्ञापन जो है वो यूजीसी के समर्थन में है। और यूजीसी जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लगातार जिस तरीके से ओबीसी समुदाय को हटाने के तरीके का सुनियोजित जो षड्यंत्र चल रहा है, इस षड्यंत्र के खिलाफ हमारी बात यह है कि जो शासन ने जो तय रखा है, मापदंड तय रखा है, उसी नियम के अनुसार चलना चाहिए। वर्ग विशेष को ध्यान दिए बिना पूरे देश के हित की बात है। ओबीसी सरकार के साथ में है। सरकार के जितने भी नीति और नियम जो बने हैं ओबीसी के देख करके हित में बना हुआ है। और देश की आज़ादी के इतने सालों के बाद जब ओबीसी समुदाय को जब न्याय मिलने जा रहे हैं, ऐसे में कुछ वर्गों के द्वारा अगर इस तरीके से विरोध किया जाएगा तो निश्चित है कि पूरे देश के जितने ओबीसी संप्रदाय हैं सभी मिल करके सरकार की जो नीति उनके समर्थन में सामने आएगी। महासभा ने मांग की है कि प्रश्न संख्या 12 में तत्काल ओबीसी श्रेणी जोड़ी जाए और जाति गणना की पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक की जाए। ओबीसी महासभा ने 2 टूक कहा है कि सामाजिक न्याय और समानता के बिना मजबूत लोकतंत्र की कल्पना संभव नहीं है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के लिंगियाडीह में इन दिनों विकास की धीमी रफ्तार और प्रशासनिक अनदेखी के कारण हादसों का टापू बना हुआ है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी नल जल घर योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदे गए गहरे गड्ढों ने स्थानीय निवासियों और राहगीरों का जीना मुहाल कर दिया है। स्थिति ये है कि सड़कों के बीचों बीच और किनारों पर महीनों से खुले पड़े ये गड्ढे अब जानलेवा साबित हो रहे हैं। आए दिन यहाँ कोई न कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो रही है। बीते कुछ दिनों में ही कई 4 पहिया वाहन इन दरकते गड्ढों में समा चुके हैं, तो वहीं अनगिनत बाइक सवार असंतुलित होकर गंभीर चोटों का शिकार हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा पाइपलाइन डालने के बाद सड़कों को मरम्मत करना तो दूर, चेतावनी बोर्ड तक नहीं लगाए गए हैं, जिसके चलते रात के अंधेरे में ये गड्ढे मौत के जाल की तरह नजर आते हैं। धूल के गुबार और बदहाल रास्तों ने न केवल आवागमन को बाधित किया है बल्कि व्यापारिक गतिविधियों पर भी ग्रहण लगा दिया है। जिम्मेदार विभाग कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। यदि समय रहते इन गड्ढों की सुध नहीं ली गई तो लिंगियाडीह में किसी बड़ी जनहानि की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। बिलासपुर शहर में धरना प्रदर्शन के लिए किसी वैकल्पिक स्थल के चयन को लेकर बुलाई गई प्रशासनिक बैठक एक बार फिर बिना किसी ठोस नतीजे के समाप्त हो गई। नेहरू चौक में बार बार धरना प्रदर्शन होने से शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। इसी समस्या को देखते हुए जिला और पुलिस प्रशासन ने स्थल परिवर्तन को लेकर मंथन सभा कक्ष में एक अहम बैठक आयोजित की थी। आइए देखते हैं पूरी खबर। इस बैठक में भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों और कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि धरना प्रदर्शन के लिए ऐसा स्थान तय किया जाए जिससे शहर में जाम की समस्या ना हो और सभी संगठनों को समान सुविधा मिल सके। बैठक में कई संभावित स्थलों पर चर्चा की गई, लेकिन किसी एक स्थान को लेकर आम सहमति नहीं बन सकी। कुछ नेताओं ने मुंगेली नाका स्थित मैदान को वैकल्पिक स्थल के रूप में प्रस्तावित किया, लेकिन इस पर सभी संगठनों की एक राय नहीं बन पाई। बैठक से पहले कलेक्टर संजय अग्रवाल ने भी स्पष्ट किया था कि सभी पक्षों की राय के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। हम लोगों ने चूंकि नेहरू नगर में यहाँ पे जो भी अपनी जिनाइन मांगों को लेकर के लोग धरना करते हैं, उसको लेकर के काफ़ी बिजी हो गया नेहरू चौक, तो उसमें पहले से भी यहाँ पे चर्चा होती रही है कि धरना स्थल को यदि हम लोग सर्वसहमति से कहीं चेंज कर पाएंगे तो उसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि आने जाने वालों को काफ़ी तकलीफ होती है। तो उसी के लिए आज बैठक रखी गई है। इसमें सभी दलों से चर्चा की जाएगी और चर्चा के उपरांत फिर जो भी निर्णय होगा चर्चा के उपरांत। हालांकि बैठक के बाद भी सहमति नहीं बन सकी। राजनीतिक दलों और कर्मचारी संगठनों के बीच तालमेल नहीं बैठ पाने के कारण फिलहाल स्थल चयन टाल दिया गया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने और विचार विमर्श के लिए कुछ समय देते हुए अगली बैठक बाद में आयोजित करने की बात कही है। वहीं कर्मचारी नेता रोहित तिवारी ने मांग की है कि धरना प्रदर्शन के लिए एक ऐसा स्थान तय हो जहां आम जनता और प्रशासन दोनों का ध्यान जाए और सभी संगठनों के लिए एक जैसे नियम लागू हो। फिलहाल सहमति नहीं बनने के कारण धरना प्रदर्शन पहले की तरह ही नेहरू चौक पर ही जारी रहेंगे। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स
OPA 1-year course, Computer Operating and Programming Assistant course, Best Classroom Facility, Admissions open. जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले में हर मंगलवार को आयोजित होने वाले जनदर्शन कार्यक्रम के तहत आज कलेक्टर कार्यालय में जनदर्शन का आयोजन किया गया। इस जनदर्शन में जिले के दूर दराज ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहर से भी बड़ी संख्या में लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। लोगों ने सीधे कलेक्टर के सामने अपनी पीड़ा रखी और न्याय की गुहार लगाई। आज के जनदर्शन में सबसे ज्यादा मामले जमीन विवाद, अवैध कब्जा, बिजली, पानी, आवास योजना और धान खरीदी से जुड़े रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि कई जगहों पर भू माफियाओं द्वारा सरकारी और निजी जमीनों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, लेकिन शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही। ग्राम पंचायत सेवार से पहुंचे सरपंच ने बताया कि उनके गांव की शासकीय जमीन पर एक व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर लिया है और उस जमीन को बेचने का काम भी किया जा रहा है। सरपंच का आरोप है कि इसकी जानकारी प्रशासन को कई बार दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं लोखंडी से आए ग्रामीणों ने बताया कि उनकी निजी जमीन पर भू माफियाओं ने कब्जा कर प्लाटिंग कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि वे कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी जमीन का ना तो सीमांकन किया गया और न ही कब्जा हटाया गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से जमीन वापस दिलाने की मांग की है। शहर के मंगला क्षेत्र स्थित दीनदयाल कॉलोनी से आए लोगों ने भी जनदर्शन में अपनी समस्या रखी। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि उनकी जमीन पर कब्जा कर उसे किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया गया है। लगातार शिकायतों के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से लोग परेशान हैं। शासकीय जमीन है, ओमा कोई भी सामुदायिक भवन बन सकते हैं और शासकीय जमीन में कोई बेचे के अधिकार नहीं है। और कई बार नोटिस देते गांव के कोई बेजा कब्जा कर ली तेकर आसपास के विरोध करते स्टे लग जाते और आन गांव के वह गांव में ना ओकर दाई न दादा आन गांव के में स्टे नहीं लगी। ये बड़ा तकलीफ के बात है कि तहसीलदार का बोलते हैं, तहसीलदार का बोलते हैं। अब बस ये बेजा कब्जा तोड़ने आए हैं और मुआवजा वआवजा दिखा देते और तहाँ फिर चल देते। ठीक, तुम क्या चाहते हो? वो का बेजा कब्जा तोड़ना चाहिए, सामुदायिक भवन बनना है। 2012 में 22 में आवेदन करे हाँ शासकीय ज़मीन ल बेच के राम शरण हर रुक्मणी बाई वैष्णो लंगन बेच के बेजा कब्जा करके ज़मीन में घर बना लिए हैं। तहसीलदार लंग में बार बार निवेदन करे जाता हूँ, बेदखली वारंट देते बस। बेदखली वारंट देते ये रुक्मणी बाई ला, हेमराम ला और राम शरण ला। अच्छा, बेदखली वारंट देने के बाद पटवारी RI और माल जमादार को भेजते हैं, केवल वहाँ मुआवजा करके बस आ जाते हैं। क्या चाहते हो? मैं बेदखली चाहता हूँ और उचित कार्रवाई है। नहीं, मोर जमीन है, शासकीय जमीन है। अच्छा, शासकीय जमीन। हाँ, कौन मेरे तोर घर? मोर घर रोड में है, मनना रोड में। वही मेरे? हाँ। अपन नाम? मोला कोई उम्र नहीं है, केवल शासकीय जमीन है, आम रास्ता है और वह सामाजिक कोई भी चीज़ बनने के लिए प्रस्तावित पंचायत में और जगह है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि जनदर्शन में आए सभी लोगों की समस्याएं गंभीरता से सुनी गई है। संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि आज जिला स्तरीय TL बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि जमीन से जुड़े मामलों में जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और लोगों को न्याय दिलाया जाएगा। आज जैसा हर बार जनदर्शन और TL होता है तो लोग आए और लोगों ने कुछ अपनी मांगे रखी हैं। जैसे कुछ लोग आवास के लिए आए थे, कुछ गांव में अतिक्रमण को लेकर के सरपंच भी आए थे और सामान्य तौर पे बहुत बड़ी समस्याएं नहीं थी, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के लोग आए थे। उसका निराकरण के लिए संबंधित विभागों को हम भेज रहे हैं हम लोग। इस तरह आज का जनदर्शन कार्यक्रम जनता की समस्याएं सुनने और उनके समाधान की दिशा में अहम साबित हुआ। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में स्वच्छता सर्वेक्षण और स्वस्थ भारत अभियान के दावों की जमीनी हकीकत वार्ड क्रमांक 63 जोरापारा में आकर दम तोड़ती नजर आ रही है।
एक और जहां शासन प्रशासन पूरे प्रदेश में स्वच्छता को लेकर करोड़ों रुपए खर्च कर सहभागिता निभा रहा है, वहीं दूसरी ओर जोरापारा के निवासी पिछले कई वर्षों से तालाब और गंदी नालियों से उठने वाली असहनीय दुर्गंध के बीच रहने को विवश है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे गंदगी से त्रस्त हो चुके हैं और नगर निगम प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों तक बार बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा उन्हें आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ। वार्ड में नालियों की निकासी व्यवस्था ध्वस्त होने के कारण सड़न और संक्रमण का खतरा बना रहता है, जिससे क्षेत्र में बीमारियों के फैलने की आशंका बनी हुई है। इस गंभीर समस्या पर जब वार्ड पार्षद श्याम साहू से जवाब मांगा गया तो उन्होंने विकास कार्यों का हवाला देते हुए बताया कि उनके निरंतर प्रयासों से जोरापारा तालाब के सौंदर्यीकरण, नई नालियों के निर्माण और अन्य बुनियादी ढांचे के लिए 7 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की स्वीकृति मिल चुकी है। पार्षद का दावा है कि इन कार्यों के शुरू होने के बाद वार्ड की तस्वीर बदल जाएगी। हालांकि वर्तमान में स्थिति जस की तस बनी हुई है और स्थानीय जनता अब भी प्रशासनिक उदासीनता का दंश झेल रही है। तो जोरापारा के लोगों के प्रति आस्था जुड़ी हुई है और जोरापारा की सफाई बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों को मैं बड़ी खुशी के साथ बताना चाहूँगा कि केंद्रीय मंत्री तोखन साहू के द्वारा वहाँ पे 7.5 करोड़ रुपया सौंदर्यीकरण के लिए पास कर दिया गया और बहुत जल्दी वहाँ पे इसका काम चालू हो जाएगा। लोगों का दशकर्म देखा जाए या जो भी देखा जाए, दुर्गा विसर्जन, गणेश विसर्जन, ऐसे बहुत सारे काम वहाँ होते हैं और उस तालाब की सफाई के लिए लोगों बहुत दिन से हमारी मांग भी थी और मेरा चुनावी मुद्दा भी था कि मैं जब यहाँ पार्षद बनूँगा तो मैं प्राथमिकता के साथ इस जोरा तालाब की सफाई करूँगा और मैं निरंतर प्रयासरत हूँ और बहुत जल्दी उसमें काम चालू। नाली का पूरा नाली का जितना पानी है सब तालाब में जा रहा है। अब हमारे पार्षद महोदय को 1-2 बार हम शिकायत किए हैं, इसमें कोई जानकारी मतलब वो विशेष कोई वो नहीं उठाते हैं वो लोग हैं। विशेष कारण मतलब मुद्दा उठाएं भाई हैं। रोड का समस्या है, रोड है नहीं मोहल्ले में आने का। अभी बता रहा हूँ भैया, सबसे बड़ी समस्या है, मैं बता रहा हूँ, अभी अगर किसी घर में आग लग जाए फायर नहीं आ सकता, एम्बुलेंस नहीं आ सकता भैया, और क्या बोलें। क्या कहते हैं आके? अब यहाँ का सबसे बड़ी समस्या वही है भैया कि अब हम लोग को जब ये मोहल्ला बसा ना भैया, उस समय हमको दुनिया भर का रोड बताए है ना, और उसके बाद वो रोड ही बंद हो गया है। तालाब एक हमारा मतलब तालाब ही एक ऐसा सहारा है जिसके हम पार में चल के आ रहे हैं। एक गाड़ी आ रही है, दूसरी गाड़ी मतलब वो आधा घंटा खड़े मतलब 15 मिनट खड़ा रहेगी, तब आएगी दूसरी गाड़ी। अब आप बताइए कैसे करें हैं? क्या कहते हैं जनप्रतिनिधि लोग यहाँ पे? जनप्रतिनिधि को हम लोग अमर भैया को एक बार बोल चुके हैं इस चीज़ के लिए, अमर भैया एक बार देख के भी गए हैं। नेशनल हाईवे 103 पर स्थित हाईवे किंग ढाबा के पास लूट की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला आपसी लेन देन और ठगी के बदले से जुड़ा निकला। पकड़े गए आरोपियों के पास से लूटी गई कार, मोबाइल और नकदी समेत घटना में इस्तेमाल किए गए वाहन भी बरामद किए गए हैं। जांच में यह बात सामने आई कि लुटेरों ने पीड़ित से अपना पुराना हिसाब चुकता करने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था। आइए देखते हैं क्या है पूरा माजरा। घटना की शुरुआत तब हुई जब कोरबा निवासी विजय कुमार राज अपनी महिला रिश्तेदारों के साथ मेला देखकर लौट रहे थे। रतनपुर के पास ढाबे के करीब गाड़ी रुकते ही 2 कारों से 4 युवकों ने उन पर हमला कर दिया और उनकी स्विफ्ट डिजायर कार, मोबाइल और नकदी लूटकर फरार हो गए। हालांकि जब जांच टीम ने आरोपियों को सरगुजा और कोरिया जिले से घेराबंदी कर पकड़ा तो कहानी में नया मोड़ आया। पकड़े गए व्यक्तियों ने बताया कि पीड़ित विजय कुमार ने उन्हें तंत्र विद्या के जरिए पैसे दुगने करने का झांसा देकर 2.5 लाख रुपए ठग लिए थे। जब उसने पैसे वापस नहीं किए तो आरोपियों ने पीछा कर मदनपुर के पास उसे रोका और मारपीट कर उसकी गाड़ी व सामान छीन लिया। 130 हाईवे किंग ढाबा के पास रतनपुर में कल रात को लूट कार्य करने वाले के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के प्रकरण में लूटे गए आरोपियों के द्वारा मसरूका के रूप में 1 कार, 3 नग मोबाइल और 8,000 रुपये के 100% बरामदगी की गई है। इसके अतिरिक्त उनके कब्जे से लूट में प्रयुक्त किए गए 2 कार और 4 नग मोबाइल को जब्त किया गया है। इसके अतिरिक्त इसके आरोपियों के मुख्य नाम विद्यादास महंत, रामसुंदर दास, राजू कुमार सिंह एवं गुलशन कुजूर को इस मामले में गिरफ्तार कर अभी अपराध पंजीबद्ध कर रिमांड में भेजा गया है। पकड़े गए आरोपियों में सीतापुर निवासी विद्यादास महंत, कोरिया निवासी रामसुंदर, राजीव कुमार सिंह और गुलशन कुजूर
शामिल हैं। इसके पास से लूटी गई कार के अलावा वारदात में इस्तेमाल की गई क्रेटा और अर्जिका गाड़ी भी जब्त की गई है। इस कार्रवाई के बाद साफ किया गया है कि जो लोग झाड़ फूक या तंत्र विद्या के नाम पर लोगों को ठगने का काम करते हैं, उनके खिलाफ भी आने वाले समय में सख्त कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल सभी चारों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। लूटा गया 100% सामान बरामद कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के यांत्रिक विभाग ने जनवरी 2026 और वित्तीय वर्ष 2025-26 में ऐसा शानदार और ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है जिसने रेलवे के परिचालन मानकों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। बेहतर योजना, आधुनिक तकनीक और कर्मचारियों की अथक मेहनत का नतीजा है कि वैगन अनुरक्षण, सम्मत और कोच ओवरहॉलिंग के क्षेत्र में एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। रायपुर मंडल की भिलाई वैगन कॉम्प्लेक्स में जनवरी 2026 में 1311 वैगनों का अनुरक्षण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। यही नहीं, इसी माह 1591 वैगनों का सर्वाधिक रूटीन ओवरहॉलिंग आउटटर्न दर्ज किया गया है, जो अब तक का सर्वोत्तम प्रदर्शन माना जा रहा है। ये उपलब्धि यांत्रिक विभाग की दक्षता और मजबूत कार्यप्रणाली को साफ तौर पर दर्शाती है। वहीं रायपुर वैगन रिपेयर शॉप ने जनवरी महीने में 537 वैगनों का पीरियोडिक ओवरहॉलिंग कर नया मासिक रिकॉर्ड बनाया है। जी हां, आपको बता दें, मोतीबाग कार्यशाला ने भी कोच पीओएच में 38% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज कराते हुए रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्य से 24% ज्यादा प्रदर्शन किया है। अगर पूरे वित्तीय वर्ष 2025-26 की बात करें तो रूटीन ओवरहॉलिंग वैगन आउटटर्न 11,178 से बढ़कर 15,334 तक पहुंच गया है। रायपुर में भी वैगन पीओएच 4,733 और नागपुर में कोच पीओएच 397 तक पहुंचना विभाग की निरंतर प्रगति का प्रमाण है। साथियों, छत्तीसगढ़ को भी रिकॉर्ड बजट मिला है। 7,470 करोड़ रुपए का छत्तीसगढ़ के लिए बजट है। 7,470 करोड़ रुपए का, और ये कांग्रेस के समय से 24 गुना अधिक। कांग्रेस के समय से 24 गुना अधिक। छत्तीसगढ़ में 51,080 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अभी हैं सैंक्शन और चल रहे हैं। काम बहुत तेजी से काम चल रहा है। कई नए प्रोजेक्ट्स सैंक्शन हुए हैं जो वर्षों से बस्तर के क्षेत्र में जगदलपुर को कनेक्ट करने वाला रावघाट से जगदलपुर प्रोजेक्ट वो भी शुरू हो गया है। बहुत बड़ा उसमें चेंज आएगा आदिवासी क्षेत्रों में। फिर परमल कसा से करसिया के बहुत ही बड़ा मेजर कॉरिडोर वो भी सैंक्शन हुआ है। और जो हमारा नया फ्रेट कॉरिडोर कल अप्रूव हुआ है वो उसका भी बड़ा बेनिफिट छत्तीसगढ़ को मिलेगा। वेस्ट बंगाल से आरंभ होकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूरे छत्तीसगढ़ को जोड़ते हुए आगे मध्य प्रदेश को जोड़ेगा ये फ्रेट कॉरिडोर, और इससे छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा ग्रोथ आएगा। साथ ही साथ जितना काम अभी छत्तीसगढ़ में चल रहा है उससे एक बड़ा बेनिफिट यह आएगा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में पैसेंजर गाड़ियों की संख्या डबल हो जाएगी। एयर एक्सप्रेस की गाड़ियों की संख्या डबल हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले 2 वर्षों में कंप्लीट होने को आ रहे हैं, जहाँ पे काम एक एडवांस स्टेज में पहुँच गया है और फाइनल शेप देके उन प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करना है, जिससे कि डबल कर सके छत्तीसगढ़ के लिए गाड़ियों की संख्या। 7,470 करोड़ रुपए का बजट पिछले वर्ष से ही ये ज़्यादा है। और अगर 10 वर्ष के पहले की तुलना करें तो जैसे अगर आपको बताऊं, मैं 2009 से 2014 के बीच में हमारा एवरेज बजट 311 करोड़ रुपए रहा करता था, जिससे 24 गुना है। तो उससे 24 गुना ज़्यादा बजट है। और जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कई सारी महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें बिलासपुर झारसुगुड़ा में 4th लाइन का बनाना, बिलासपुर से रायपुर होते हुए दुर्ग तक 4th लाइन बनाना, दुर्ग से आगे राजनांदगांव तक 4th लाइन बनाना, ये सभी हमारी स्वीकृत परियोजनाएं हैं जो हमारी चल रही हैं, जो हमारे इस सेक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाने का मेन काम करेंगी और आने वाले भविष्य में ज़्यादा पैसेंजर ट्रेनें चलाने में भी हमारी मदद करेंगी। नए प्रोजेक्ट में मैं आपको बताऊं कि जो बिलासपुर, रायपुर और राजनांदगांव के बीच में हमारे कई सारे अभी ऐसे खंड थे जहाँ पर कि 4th लाइन स्वीकृत नहीं थी, जो हमारी स्वीकृत हो गई। राजनांदगांव से डोंगरगढ़ तक स्वीकृत हो गई। रावघाट जगदलपुर की योजना पिछले वर्ष हमारी स्वीकृत हुई। खरसिया से परमल कसा की नई रेल लाइन हमारी स्वीकृत हुई। ये सब हमारी परियोजनाएं लगातार
स्वीकृत होती आई हैं और ये बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं। तकनीकी उन्नयन के साथ कर्मचारियों की सुरक्षा और सुविधा पर भी विशेष ध्यान दिया गया। एआई आधारित वैगन निरीक्षण और आधुनिक उपकरणों में कार्य तेज, सटीक और सुरक्षित हुआ है। बढ़ा हुआ वैगन आउटटर्न रेलवे की माल ढुलाई क्षमता और आय दोनों को मजबूत कर रहा है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के निर्वाचन विभाग के विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर डिजिटल गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। जिले की 6 विधानसभा सीटों में करीब 4,16,000 से ज्यादा मतदाताओं का डेटा लॉजिकल रूप से संदिग्ध पाया गया, जो चुनावी व्यवस्था की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। आइए देखते हैं पूरी खबर। जिले की कोटा, तखतपुर, बिल्हा, बिलासपुर, बिलतरा और मस्तूरी विधानसभा क्षेत्रों की SIR रिपोर्ट में सामने आया है कि कुल मतदाताओं का लगभग 25% डेटा दोषपूर्ण है। ये ऐसा डेटा है जो व्यवहारिक और जैविक रूप से संभव ही नहीं माना जा सकता। सबसे बड़ी गड़बड़ी पिता के नाम के मिलान में सामने आई है, जहां 3,33,000 से अधिक मतदाताओं के रिकॉर्ड में मिसमैच दर्ज किया गया है। इसके अलावा उम्र को लेकर भी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। जिले में 57,000 से अधिक ऐसे मामले हैं जहां मतदाता और उसके माता पिता की उम्र से महज 15 साल से भी कम का अंतर दर्ज है, जो पूरी तरह से असंभव है। वहीं लगभग 19,000 मामलों में उम्र का अंतर 50 साल से ज्यादा पाया गया है। इसके साथ ही एक ही परिवार के रिकॉर्ड में भी हजारों विसंगतियां सामने आई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये स्थिति या तो भारी लापरवाही की ओर इशारा करती है या फिर डेटा सिस्टम में गंभीर स्तर पर सुधार की जरूरत को दिखाती है। फिलहाल ये डिजिटल गड़बड़ी निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल बनकर सामने आई है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के बिल्हा विकास खंड के ग्राम गढ़वट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली मजदूरी राशि में बड़े घोटाले का आरोप लगा है। गांव के रोजगार सहायक पर करीब 153 हितग्राहियों की मजदूरी हड़पने का गंभीर आरोप है। आइए देखते हैं पूरी खबर। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन हितग्राहियों को मजदूरी मिलनी थी, उनकी राशि उनके खातों में न डालकर रोजगार सहायक ने अपने चहेते मनरेगा मजदूरों के खातों में ट्रांसफर कर दी। यह पूरा फर्जीवाड़ा हितग्राहियों की सहमति के बिना किया गया। पीड़ितों ने जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंपते हुए बताया कि रोजगार सहायक राकेश सिदार पिछले 3 वर्षों से लगातार इस तरह की हेराफेरी कर रहा है। शुरुआती जांच में करीब 60 हितग्राहियों के नाम सामने आए हैं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि निष्पक्ष जांच हुई तो संख्या और बढ़ सकती है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब उन्होंने अपनी मजदूरी के बारे में सवाल किया तो रोजगार सहायक ने न सिर्फ जवाब देने से इनकार किया, बल्कि अभद्र व्यवहार भी किया। पूरे मामले में 8 से 10 लाख रुपए की गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि यह फर्जीवाड़ा रोजगार सहायक और उनके कुछ चहेते मजदूरों की मिली भगत से किया गया। हितग्राहियों की हाजिरी पोर्टल पर दिखाकर राशि दूसरे अपात्र लोगों के खातों में डाल दी गई। पीड़ित हितग्राहियों ने कलेक्टर से मांग की कि मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, दोषी कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उनकी मेहनत की कमाई उन्हें वापस दिलाई जाए। हमारे गांव में जो रोजगार सहायक है राकेश कुमार सिदार, उसने क्या किया है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का हितग्राही है, उसमें जो मजदूरी का भुगतान होता है 22,000 रुपये, उसको थोड़ा बहुत को हितग्राही के खाते में डाला है 2-4 हज़ार को, बाकी को दूसरे के खाता में डाल दिया है। आधा पैसा मुझको देना, आधा आप रख लेना, ऐसा करके लगभग 153 हितग्राही है हमारे गांव में। उसमें से मुश्किल से 10 हितग्राही का कंप्लीट हुआ होगा कि पूरा 22,000 रुपया पाया होगा, बाकी सब का अधूरा है। क्या बोलेगी? उससे पूछने पर बोलता है आएगा पैसा, आएगा ऐसा करके घुमा रहा था 6-7 महीने से। अब हम लोग अपने स्तर में कुछ पता किए तो पता चला कि इस खाते में गया, इस खाते में गया। फिर उसको हम लोग पंचायत में बुलवाए। बुलवाने के बाद बोलता है मेरे आईडी से नहीं हुआ है, कोई और डाला होगा, मैं नहीं जानता। जाओ जहाँ जाना है जाओ कर लो। अधिकारी क्या बोली? अधिकारी को ज्ञापन दे के आए हैं, अभी बोले सीओ को दे के मैं जांच करवाता हूँ।
गरीबों के हक पर डाका डालने का यह मामला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। अब देखना होगा कि जांच में क्या सच्चाई सामने आती है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के ग्राम पंचायत नेवसा में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सराहनीय पहल की शुरुआत हुई है। यहां बांस शिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार उन्मुखी कौशल से जोड़ना है। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि आज के समय में कौशल विकास आत्मनिर्भरता की सबसे मजबूत नींव है। इस तरह के प्रशिक्षण युवाओं के लिए सशक्त माध्यम साबित होते हैं। उन्होंने प्रशिक्षण में शामिल 20 प्रशिक्षणार्थियों से आह्वान किया कि वे इस अवसर का पूरा लाभ उठाकर अपने भविष्य को मजबूत बनाएं। जानकारी दी गई कि यह बांस शिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 माह की अवधि का है। डिजाइन एवं तकनीकी विकास कार्यक्रम यानी DDW योजना के तहत प्रशिक्षणार्थियों को विभाग की ओर से सभी आवश्यक औजार, उपकरण और कच्चा माल उपलब्ध कराया गया है, ताकि सीखने में किसी तरह की परेशानी ना हो। प्रशिक्षक और अनुभवी डिजाइनर द्वारा प्रशिक्षण के दौरान बांस से उपयोगी वस्तुएं, सजावटी सामग्री, फर्नीचर और विभिन्न आकर्षक कलाकृतियां बनाना सिखाया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए आवश्यक मशीनरी और अध्ययन सामग्री भी पूरी तरह उपलब्ध कराई गई है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्रामीण युवाओं के लिए आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक नई उम्मीद और मजबूत अवसर बनकर सामने आया। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड बिलासपुर की ओर से 2 माह का डिजाइन एवं तकनीकी विकास कार्यशाला का प्रारंभ किया गया। आज दिनांक 30 जनवरी 2026 को 20 प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति में और डिजाइनर मास्टर की उपस्थिति में आज ट्रेनिंग सेंटर का सकुशल पूर्वक शुभारंभ किया गया। इसमें विभिन्न तरह के डिजाइन के फर्नीचर वगैरह और सजावटी सामान, उपयोगी सामान सिखाए जाएंगे और सभी शिल्पी इसमें तो बायोमेट्रिक मशीन की वो में उपस्थिति अपना दर्ज कराएंगे, 100% दर्ज कराएंगे। मैं लखनऊ से आई हूँ, छत्तीसगढ़ पहली बार, और यहाँ पे DDW वर्कशॉप चल रहा है जो कि 50 दिन का है। और इसमें ये जो हमारा वर्कशॉप है ये बैम्बू का है। तो 50 दिन हम ये वर्कशॉप करेंगे, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इनोवेशन करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि जितने भी हमारे पास कारीगर हैं, वर्कर हैं, आर्टिजन्स हैं, वो सब नया कुछ सीख के जाए और खुद का रोजगार शुरू करें। मैं यही चाहती हूँ। बिलासपुर पुलिस अब अपराधियों के लिए काल बनने वाला है। शहर की उन सकरी गलियों और अड्डों पर जहां कभी पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ियां पहुंचने में हिचकिचाती थी, अब वहां पुलिस की तीसरी आंख यानी ड्रोन का पहरा होगा। पुलिस कप्तान के निर्देश पर अब ट्रैफिक और VIP ड्यूटी के साथ साथ ड्रोन का इस्तेमाल क्राइम कंट्रोल के लिए शुरू कर दिया गया है। पिछले 2 सालों के क्राइम डेटा की मैपिंग कर पुलिस ने उन संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया जहां नशे और अवैध हथियारों का कारोबार फल फूल रहा था। अब हर CSP को विशेष क्षेत्र अलॉट किए गए हैं ताकि तकनीक और रणनीति के मेल से अपराध को जड़ से मिटाया जा सके। बिलासपुर पुलिस के बेड़े में अब 2 अत्याधुनिक ड्रोन शामिल हो चुके हैं। शुरुआती दौर में इनका उपयोग केवल ट्रैफिक मैनेजमेंट और VIP सुरक्षा तक सीमित था, लेकिन अब रणनीति बदल चुकी है। पुलिस ने पिछले 2 वर्षों के अपराधों का बारीकी से विश्लेषण कर एक क्राइम मैप तैयार किया है। इस मैपिंग के जरिए उन अड्डेबाजी वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है जहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। ड्रोन की मदद से अब उन तंग गलियों और दुर्गम इलाकों की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है, जहां पुलिस की टीमें तुरंत पहुंचकर अपराधियों को दबोच रही हैं। हर CSP को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे प्रतिदिन ड्रोन फुटेज और मैपिंग डेटा के आधार पर इलाकों की घेराबंदी करें और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। देखिए, हम लोग 2 ड्रोन हमारे पास है बिलासपुर पुलिस के पास, और इसे हम लोगों ने विशेष तौर पर ट्रैफिक जाम और VIP ड्यूटी और इन चीज़ों के लिए विशेष तौर पर इसको फोकस किया हुआ था। लेकिन चूंकि कई ऐसे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जगहों पर रहता है जो अड्डेबाजी के रूप में मशहूर है, तो ऐसे सभी जगहों की हम लोगों ने मैपिंग की है। साथ ही साथ में हम लोगों ने शुरू से ही पिछले 2 साल से क्राइम की मैपिंग कर रखी है, जहाँ पे क्राइम प्रोन एरिया है, कई गंभीर अपराध वहाँ ऐसी जगहों पे घटित हुए हैं पहले। तो हमारे द्वारा इस ड्रोन का मदद लेकर ड्रोन से छोटी छोटी गलियों में या ऐसी जगहों पर जहाँ पर कि पेट्रोलिंग बराबर नहीं पहुँच पाती है, उन जगहों को देखकर और फिर वहाँ पर पुलिस तत्काल प्रभावी तौर पे जाए
प्रतिदिन उसमें CSPs को लगाया गया है, हर CSP को अलॉट किया जा रहा है और CSP अपने थाना क्षेत्र में ये कार्रवाइयाँ करा रहे हैं। कल 57 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है कि लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 42 ऐसे अपराधी जिनके द्वारा नशाखोरी और नशे का सामान बेचा जा रहा था, नशे की सप्लाई की जा रही थी, चाहे वो अवैध गांजा हो अथवा नशीली गोलियां हो, इंजेक्शंस हो, हेरोइन भी पकड़ी गई है जिसमें पंजाब के लोग पकड़े गए हैं, वेपन्स पकड़े गए हैं। तो इसका बहुत ये उपयोगी होगा और टेक्निक हमेशा पुलिस को सपोर्ट करती है और इसका हम लोग उपयोग करेंगे। इस नई तकनीक का असर जमीन पर दिखने लगा है। पिछले 24 घंटे के भीतर पुलिस ने 57 असामाजिक तत्वों को सलाखों के पीछे भेजा है। यही नहीं, पिछले 3-4 दिनों से नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में 42 ऐसे शातिर अपराधी दबोचे गए हैं जो अवैध गांजा, नशीली गोलियां और प्रतिबंधित इंजेक्शन की सप्लाई कर रहे थे। चौंकाने वाली बात यह है कि इस गिरोह के तार पंजाब जैसे राज्यों से जुड़े हैं और इनके पास से हेरोइन जैसे घातक ड्रग्स के साथ साथ अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। इस तकनीक के सहयोग से अब अपराधी चाहे कहीं भी छिप जाए, वह कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। राजधानी बिलासपुर में अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने जिले के थाना क्षेत्रों में बीट सिस्टम को नए सिरे से लागू करने के आदेश जारी किए हैं। इस नई व्यवस्था के तहत अब पुलिस केवल थानों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि शहर की तंग गलियों से लेकर ग्रामीण इलाकों के खेतों तक 24 घंटे पुलिस की मौजूदगी रहेगी। एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि बीट प्रणाली का मुख्य उद्देश्य पुलिस की दृश्यता बढ़ाना और आम जनता के बीच सुरक्षा का भाव पैदा करना है। इसके लिए बाकायदा एक मानक कार्य प्रणाली जारी की गई है, जिसमें आरक्षक से लेकर थाना प्रभारी तक की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। बिलासपुर पुलिस द्वारा जारी इस नए आदेश के मुताबिक अब प्रत्येक थाना क्षेत्र को अलग अलग बीट में विभाजित किया गया है। शहरी क्षेत्रों में हर बीट की जिम्मेदारी 6 आरक्षकों की होगी, जो 3 शिफ्टों में 24 घंटे गश्त करेंगे। इस प्रणाली में बाजार, स्लम बस्तियां, स्कूल, कॉलेज और एटीएम जैसे संवेदनशील स्थानों को विशेष रूप से शामिल किया गया है। पुलिसकर्मी न केवल पैदल और वाहनों से गश्त करेंगे, बल्कि उन्हें अपने बीट क्षेत्र के किराएदारों, घरेलू सहायकों और संदिग्ध बाहरी लोगों का भौतिक सत्यापन भी करना होगा। नशे के अवैध कारोबार, जुआ सट्टा और गुंडागर्दी पर लगाम लगाने के लिए बीट प्रभारियों को सूचना संकलन का कड़ा जिम्मा सौंपा गया है। आधुनिकता का समावेश करते हुए बीट की गाड़ियों में GPS लगाया जाएगा और पुलिस कर्मियों को QR कोड के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। गलियां हैं, डेंस पॉपुलेशन है, उसमें नहीं जा पा रहे थे, तो हमने इसको बहुत ही प्रभावी तरीके से इसके लिए एक SOP तैयार की है, मानक जो इसकी कार्य प्रणाली होती है कि उनकी ड्यूटी क्या है और उनकी ड्यूटी फिक्स कर दी है। तो अर्बन एरिया जो है, शहरी क्षेत्र जो है, वहाँ 24/7 एट ए टाइम 2 कांस्टेबल जरूर उस बीट में प्रेजेंट रहेंगे और वो उसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। तो 24/7 8-8 घंटे के 2 कर्मचारियों की ड्यूटी रहेगी। और बीट को हमने डिवाइड किया, जैसे कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 4 बीट डिवाइड की है। उसमें विभिन्न मोहल्ले, पारा, एरिया, जिसमें कि विशेष तौर पर उनका दायित्व होगा उस क्षेत्र में पड़ने वाले बैंक, उस क्षेत्र में पड़ने वाले मॉल, उस क्षेत्र में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, क्षेत्र की कॉलोनियाँ इत्यादि, साथ ही साथ में उस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण लोग हैं, विशिष्ट लोग हैं और जो असामाजिक तत्व हैं, इन सभी की जानकारी रखना, गुंडे बदमाशों की नियमित चेकिंग करना, पुलिस के द्वारा आसूचना संकलन करना, ये सारी चीजें उनकी ड्यूटी में रहेगा, दायित्व में रहेगा और उनकी जिम्मेदारी भी फिक्स की जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ केवल पेट्रोलिंग करेंगे, बल्कि उनकी जिम्मेदारी भी फिक्स होगी। अगर वहाँ पे कोई क्राइम होता है, उसके लिए क्या उन्होंने उपाय किया था कि क्राइम को रोका जा सके, मतलब क्राइम प्रिवेंशन और क्राइम डिटेक्शन में उनका बहुत भरपूर उपयोग किया जाएगा। आसूचना संकलन में आपको सबको पता है कि इंटेलिजेंस कलेक्शन का अपना एक महत्व होता है पुलिसिंग में, उसकी भी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी इस सिस्टम में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3 से 6 गांव को मिलाकर एक बीट बनाई गई है, जहां पुलिस अधिकारी सीधे सरपंच, कोटवार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संपर्क साधेंगे। भूमि विवाद और सांप्रदायिक गतिविधियों पर नजर रखना इनकी प्राथमिकता होगी।
इस पूरी व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता जवाबदेही है। यदि किसी बीट क्षेत्र में कोई गंभीर अपराध घटित होता है या सूचना के अभाव में कोई अप्रिय घटना होती है तो संबंधित बीट स्टाफ को व्यवस्थित रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। लापरवाही पाए जाने पर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के साथ साथ उनकी सर्विस रिकॉर्ड में प्रतिकूल प्रविष्टि भी की जाएगी। सीएसपी स्तर के अधिकारी नियमित रूप से इस सिस्टम की समीक्षा करेंगे और जनता से सीधे फीडबैक लेंगे ताकि बिलासपुर को अपराध मुक्त बनाया जा सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजधानी बिलासपुर के बिल्हा इलाके में अंधविश्वास और लालच का एक ऐसा कॉकलेट सामने आया है जिसने पुलिस प्रशासन के भी होश उड़ा दिए हैं। यहाँ तंत्र मंत्र की आड़ में कुबेर का खजाना लूटने का दावा करने वाले ठगों ने मासूमों की गाढ़ी कमाई पर डाका डाल दिया। खुद को पहुंचे हुए पंडित और सिद्ध तांत्रिक बताने वाले 2 पुरुषों और 3 महिलाओं के इस शातिर गिरोह ने ठगी की ऐसी पटकथा लिखी कि सुनने वाले दंग रह जाए। गिरोह ने पीड़ितों को झांसा दिया कि उनके पास ऐसी दैवीय शक्ति है जिससे नोटों की बारिश कराई जा सकती है। आरोपियों ने दावा किया कि अगर कोई 2.5 लाख रुपए की आहुति देता है तो तंत्र मंत्र के प्रभाव से उसे 2.5 करोड़ रुपए में बदल दिया जा सकता है। इस लुभावने जाल में फंसकर पीड़ितों ने अपनी जमा पूंजी तांत्रिकों के हवाले कर दी। लेकिन जब पैसे की बारिश की जगह ठगी का एहसास हुआ तब तक आरोपी अपना खेल खेल चुके थे। आइए देखते हैं क्या है पूरा माजरा। बिलासपुर पुलिस की गिरफ्त में आए इन शातिर जालसाजों का काम करने का तरीका किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं था। गिरोह का मास्टरमाइंड विजय राज नामक व्यक्ति था जो नए शिकार ढूंढकर उन्हें चमत्कार के जाल में फंसाता था। इसके बाद पंडित का चोला ओढ़े आरोपी पीड़ितों को बिल्हा के एक सुनसान ठिकाने में बुलाते थे। वहां धूप दीप और तंत्र मंत्र का भारी भरकम तामझाम सजाकर पैसों की बारिश का लाइव नाटक रचा जाता था। आंखों के सामने करोड़ों रुपए देखने की हसरत में लोग अंधे हो जाते थे और अपनी जेब से 2.5 लाख रुपए निकालकर इन ठगों की झोली में डाल दिए। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इस गिरोह में महिलाएं भी शामिल थी जो पीड़ितों को भावनात्मक रूप से विश्वास में लेने का काम करती थी। जैसे ही 2.5 लाख रुपए हाथ लगते आरोपी चमत्कार के नाम पर समय मांगते और रफू चक्कर हो जाते। पैसे को करोड़ों में बदलने का झांसा दे करके विजय राज, मेवादास टंडन और अन्य 3 महिलाओं के द्वारा बैकुंठपुर निवासी शिव चेरवा और सीतापुर निवासी विद्यादास को झांसे में लेकर के 2.5 लाख को 2.5 करोड़ रुपए बनाने का झांसा दे करके बिल्हा में एक घटना को अंजाम दिया गया। सूचना पर इन सभी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक कार्रवाई की गई है। हाँ, इसमें एक मेवादास टंडन है जो पंडित है और विजयराज जो है वो लोगों को संपर्क करके बुलाता था कि एक पंडित है जो 2.5 लाख को 2.5 करोड़ में बदल सकता है करके इसने उन लोगों से संपर्क किया और बुलाकर अपने बिल्हा के सरपंच जो सरपंच पति है रिखी राम के घर में ये अनुष्ठान किया गया था और अनुष्ठान के दरमियान ही इन लोगों से पैसा को झांसे में लेकर के गायब कर दिया गया और इनको यहाँ से भगा दिया गया था, जिसकी रिपोर्ट पर से बिल्हा थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और सभी आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से सभी से ये अपील करना चाहती हूँ कि इस प्रकार की कोई भी व्यक्ति आकर के आपको झांसे में लेता है कि 2.5 लाख का 2.5 करोड़ रुपए करके पैसा या झरण प्रक्रिया का के प्रयोग से पैसा को बढ़ाने का झांसा देता है, तो इस प्रकार के किसी भी झांसे में ना आए और सुरक्षित रहें। बिल्हा थाना पुलिस ने शिकायत मिलते ही घेराबंदी कर इस गिरोह के 5 सदस्यों को दबोच लिया है। एसपी ग्रामीण मधुलिका सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस को अंदेशा है कि यह गिरोह केवल बिल्हा ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों में सक्रिय था और अब तक दर्जनों लोगों को करोड़ों का चूना लगा चुका है। पूछताछ में कई और सनसनीखेज खुलासे होने की उम्मीद है। पुलिस ने साफ तौर पर जनता को आगाह किया है कि मेहनत की कमाई को दोगुना तिगुना करने या आसमान से पैसे बरसाने वाले किसी भी पाखंडी के बहकावे में न आए।
यह पूरी तरह से धोखाधड़ी और अंधविश्वास का जाल है। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा चमत्कारी बाबा घूम रहा है तो सीधा पुलिस को खबर करें, ताकि जेल की सलाखों के पीछे उनके मंत्रों की असली परीक्षा हो सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बस स्टैंड स्थित सिटी सेंटर कॉम्प्लेक्स से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां नशे में धुत एक कार वाहन चालक ने जमकर उत्पात मचाया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कार क्रमांक JS01 DE 5777 का चालक शराब के नशे में पूरी तरह बेसुध था और इसी हालत में उसने वाहन पर से नियंत्रण खोते हुए पार्किंग में खड़ी कई मोटरसाइकिलों को बुरी तरह रौंद दिया। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक चालक की स्थिति इतनी खराब थी कि उसे अंदाजा भी नहीं था कि वह कितनी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे रहा है। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन वहां मौजूद चश्मदीदों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति वाहन की चपेट में आ जाता तो उसकी जान जाना तय था। हादसे के बाद से ही क्षतिग्रस्त बाइकों के मालिक मौके पर अड़े हुए हैं और चालक से अपनी गाड़ियों के नुकसान की भरपाई या नई गाड़ी की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले में थाने में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है, लेकिन स्थानीय लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। अब यह पुलिस की कार्यप्रणाली पर निर्भर करता है कि वह इस नशेड़ी चालक के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर क्या कदम उठाती है। गाड़ी पहुंच रहा था, यहाँ से पहुंच के हम लोग देखे गाड़ी सबसे पहले वहां आके ठुका, उसके बाद रिवर्स लिया और साइंस एकदम स्पीड में आया है, ये सीढ़ी के पास पड़ा है, उसका अगला चक्का उड़ते हुए अपनी पूरी गाड़ी को नुकसान पहुंचा यानी घसीट दिया पूरा। अपन मैं यहाँ तक के आ गया था इसी को देखने के लिए, उसके बाद फिर गाड़ी वैसी थी, अभी निकाले गाड़ी, बस इतना ही हुआ और कुछ नहीं। तो यहाँ क्या हो रहा है, कितने नुकसान हुआ, नुकसान की भरपाई करने की बात करेगा वो भाई, बात कर रहे हैं बड़े भाई लोग, बात कर रहे, बड़े भैया लोग बात हो पाई तब करके देगा, वो गाड़ी नहीं जाएगी, नहीं तुम भैया थाने में शिकायत करेंगे, कर देंगे। हमारी गाड़ी थी, वो ड्राइवर दारू पिया हुआ था, आया है गाड़ी यहाँ पहले एक दुकान को ठोका है, ये दत्ता हैंडलूम को, वहां से वो मोड़ के सीधा यहाँ हमारी 6 गाड़ी खड़ी थी हमारी दुकान की, मेरी पर्सनल खुद और भी लोगों की खड़ी थी, सबकी पर्सनल थी और वो सबको ठोकते हुए गया है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग अपनी गाड़ी नहीं चाहते, मेरा तो नया गाड़ी है, मेरे को नया गाड़ी चाहिए। राजधानी बिलासपुर से एक रूह कपा देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां प्यार और तकरार का खूनी अंत हो गया। शुभम विहार इलाके के एक हॉस्टल में रहने वाले युवक कामता उर्फ भोला मधुकर की उसकी ही प्रेमिका रोशनी सूर्यवंशी ने बेरहमी से हत्या कर दी। शुरुआती जांच में पता चला है कि विवाद की वजह सिर्फ इतनी थी कि युवक ने प्रेमिका का मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया था। इसी बात से आग बबूला होकर युवती चाकू लेकर हॉस्टल पहुंची और विवाद के दौरान युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। वारदात के बाद शातिर आरोपी ने कमरे में फैले खून को साफ कर सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी युवती को हिरासत में ले लिया है और जहां उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आपको बता दें कि मृतक मूलतः रतनपुर के ग्राम कर्रा का रहने वाला था और उसलापुर स्थित होटल में काम करता था। दोनों सोए थे, वो मोबाइल चला रहा था, मैं सोया था, मैं नींद में था सर। वो लड़की आई, अचानक से दरवाजे खटखटाने लगी, वो फिर मैं नींद से जाग गया तो लड़का बोला कि दरवाजा खोल, कौन है करके, तो मैं खोल दिया सर। वो लड़की अचानक से आई और कान तक वो लड़के को बोलने लगी कि तू मेरे को धोखा क्यों दे रहा है, अगर तेरे को दूसरे साथ ही बात करना है तो मेरे को धोखा क्यों दे रहा है, मेरे को बता दे। ऐसा उन लोग में झड़प हुए से मतलब सर। फिर उसके बाद वो मैं ध्यान नहीं दे रहा था, मैं समझ, क्योंकि मैं लव मैटर मतलब उनका लव मैटर था तो मैं क्या देखते सर। तो वो अचानक से उसके सीने पे वार की। फिर उसके बाद हम लोग मैं घबरा गया सर, अपने दोस्त बुलाने गया ताकि हम दोनों उसको हॉस्पिटल ले जा सके करके, लेकिन वो बेहोश हो गया सर और हम लोग हॉस्पिटल नहीं ले जा पा रहे थे। तब हम लोगों ने 108 को कॉल किया सर। फिर उसके बाद 108 कॉल करने के बाद हरी चटनी के मालिक को भी कॉल किया ताकि हम लोग एम्बुलेंस देर हो जाए तो कार से भी ले जा सकें उसको हॉस्पिटल करके। फिर उसके बाद सर एम्बुलेंस आई तो हम लोग तब तक को बेहोश पड़ा था सर। फिर उसके बाद बाइक से हम नहीं ले जा पा रहे थे। उसके बाद फिर एम्बुलेंस में लाए तो चेक करने के बाद डॉक्टर को शुभम विहार में एक मर्डर की सूचना अभी प्राप्त हुई है, जिसमें एक लड़का वहां पर एक होटल है उसमें काम करता था और उसकी कोई फ्रेंड है वो वहां पर आती थी और आज ही अभी सूचना आई है कि उस लड़की ने उस लड़के का मर्डर किया है। तो उसमें स्पॉट पे पुलिस पहुंच गई है और जो भी आवश्यक कार्रवाई है एफएसएल की टीम वगैरह सब पहुंच गई है। लड़की को हिरासत में ले लिया गया है। इस वक्त बिलासपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। हम मौजूद हैं गौरी गणपति कॉलोनी के शुभम विहार से लगा हुआ शिक्षक कॉलोनी के पास, जहां पर एक
युवती ने एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। अभी हम आपको दिखाएंगे वो कौन सा कमरा है, कौन सा घर है जहाँ पे इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। ये वो मकान है जहाँ पे युवक किराए में रहा करता था और जो युवक है रतनपुर का मूल निवासी बताया जा रहा है और जो कि यहाँ मौजूद उछलापुर स्थित एक होटल में कार्य किया करता था। जानकारी ये भी मिल रही कि जो युवती है और युवक है उन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का कुछ बात भी सामने निकल कर आ रहा है। अब हम आपको ऊपर नज़ारा दिखाएंगे जहां पर इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। यहाँ पर पुलिस और पूरे एफएसएल की टीम भी यहाँ पे मौजूद है। क्या कुछ हुआ सर बता देंगे क्या यहाँ पे? जो मृतक है कामता प्रसाद, ये किराए के मकान में शुभम विहार शिक्षक कॉलोनी में रहता था, हरी चटनी में काम करता था। एक युवती है 22 वर्ष की, उसके साथ इसका इंस्टाग्राम से दोस्ती हुई थी और ये कुछ दिनों से उसके मोबाइल को मृतक बंद कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था। तो फिर ये चाकू लेकर आई थी और ये दरवाज़ा खुलवाई और फिर वो मोबाइल मांगी उससे, मोबाइल नहीं दिया, उसी में झड़प हुआ। उस दौरान फिर चाकू से वार कर दी। मतलब पूरा मामला ये है कि युवती और युवक के बीच प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था। युवक ने युवती का नंबर ब्लॉक किया और इसी वजह से युवती गुस्साई हुई थी और उसने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। और ये वो कमरा है जहाँ पर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। यहाँ पर अभी पूरी जांच पुलिस और एफएसएल की टीम द्वारा की जा रही है। यहाँ पर सभी मौके में मौजूद है। आपको बता दें कि जो युवक है एक होटल में कार्यरत था और इसी हॉस्टल में किराए के मकान में रह रहा था। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड रूट से। बिलासपुर जिले में अवैध शराब की बिक्री और माहौल खराब करने वाले तत्वों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। इसी सिलसिले में सीपत क्षेत्र के ग्राम नरगोड़ा और देवरी में अलग अलग जगहों पर घेराबंदी कर 2 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया। नरगोड़ा भाटा निवासी अमन लोनिया के पास से 15 लीटर कच्ची महुआ शराब मिले। वहीं देवरी भाटापारा के जगत नारायण वस्त्रकार को 35 पाव देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इन दोनों के खिलाफ आबकारी नियमों के तहत मामला दर्ज कर इन्हें जेल भेज दिया गया है। शराब तस्करी के साथ साथ इलाके में अशांति फैलाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में कोनी के बिरकोना क्षेत्र में विवाद और मारपीट की आशंका को देखते हुए राजा सूर्यवंशी और राजकुमार निर्मलकर के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कदम उठाए गए हैं ताकि क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।